दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की सीरीज में जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर नंबर 7। ठीक, तो आपने पढ़ा, आपके चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है कि अपने ही समान नई संतति को जन्म देना। क्या? अपने ही समान संतति को जन्म देना। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर कोई मनुष्य है, ठीक, तो कैसे बच्चे को जन्म देगा? अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देगा। ठीक, कि बिल्ली को जन्म दे देगा? नहीं ना। ठीक, तो जैसे जो जानवर हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली हो गए, वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देंगे। जो मनुष्य हो गए वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देंगे। तो ये होता है जनन। ठीक, जनन का सीधा डिफिनेशन याद कर लीजिए, अपने ही समान संतति को जन्म देना जनन कहलाता है। अब ये जनन होते कितने प्रकार के हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। अब शॉर्ट में समझते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन होता है जिसमें माता और पिता दोनों मिलकर एक नई संतति को जन्म देते हैं। संतति मतलब होता है बच्चा। ठीक, तो नए संतति को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लैंगिक जनन। ठीक, अब लैंगिक जनन किन में होता है? तो लैंगिक जनन होता है बहुकोश के जीवों में, और हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं बहुकोश के। ठीक, तो किन में होता है? बहुकोश के जीवों में होता है। अब बताइए कि आप में जितने बच्चे होते हैं, क्या आप सेम एज इट इज़ अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं? नहीं ना, आप में कुछ न कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ न कुछ असमानताएं होती हैं। तो लैंगिक जनन में जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है? उनमें थोड़ी बहुत क्या होती है? असमानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक, हम एकदम सेम एज इट इज़ अपने माँ बाप की तरह नहीं दिखते हैं। ये हो गया लैंगिक जनन। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में माता या पिता, ठीक, माता या पिता दोनों में से कोई एक ही नए संतति को जन्म दे सकता है। यह बहुकोशिकी में नहीं होता है, यह होता है एक कोशिकी में या फिर एकल कोशिकी में। अब एकल कोशिकी का मतलब क्या होता है? एकल कोशिकी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं एकल कोशिकी या फिर एक कोशिकी। ठीक, अब बात करते हैं समानताएं और असमानताएं की। तो इनमें जो संतति होते हैं वो सेम एज इट इज़ अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं, इसलिए क्या होते हैं? इनमें कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक, अब आपको लैंगिक जनन में तो नहीं, लेकिन अलैंगिक जनन में बहुत सारे प्रकार पढ़ने को मिलेंगे। जैसे पहला है विखंडन। विखंडन क्या होता है? नाम से देखिए, खंडन मतलब टूट जाना। ठीक, तो विखंडन मतलब होता है इसमें जो जीव होते हैं वो 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। विखंडन का सीधा मतलब याद रखिए कि टूटना। ठीक, इसके बाद विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। अब द्विविखंडन क्या होता है? द्वि मतलब यहाँ पे देखिए, द्वि मतलब 2 और खंडन मतलब टूटना। ठीक, तो ऐसे शरीर या ऐसे जीव, ऐसे एकल जीव, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुकोशिकी का नाम नहीं आएगा। यहाँ जितने भी जीव होंगे वो क्या होंगे? वो एकल जीव वाले होंगे। तो जितने भी एकल जीव होते हैं वो अपना शरीर 2 भागों में बांट लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए अमीबा का। अमीबा क्या है? एकल जीव है। ठीक, अगर हम अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये अमीबा का शरीर हो गया, किसी भी आकार का बना लीजिए। ठीक, अमीबा में क्या होता है? इसमें कोशिका द्रव्य होते हैं। ये क्या है? केंद्रक है। ठीक, तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक लंबा हो जाता है। ठीक, पहले केंद्रक क्या होगा? लंबा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? ये 2 भागों में बंट जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले केंद्रक डिवाइड होता है कि पहले कोशिका द्रव्य? तो आप याद रखिएगा, पहले केंद्रक डिवाइड होगा, उसके बाद क्या डिवाइड होता है? उसके बाद डिवाइड होगा कोशिका द्रव्य। ठीक, पहले केंद्रक फिर कोशिका द्रव्य। ठीक, अब हम बात करेंगे बहुविखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है। बहु मतलब बहु घर वाली बहु नहीं, बहु का मतलब होता है बहुत सारा, यानी मोर देन 2। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो एकल कोश के जीव होते हैं या फिर एक कोश के जीव होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं में बट जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए मलेरिया परजीवी की बात कर लें, तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं बहुत सारी क्या होती हैं? कोशिकाओं का इसके शरीर के अंदर ही क्या होता है? निर्माण हो जाता है। इसे हम कहते हैं बहुविखंडन या बहुखंडन। ठीक, समझ में आया? द्विखंडन का मतलब होता है 2 भागों में टूटना या 2 कोशिकाओं, 2 नए जीवों का निर्माण होना। और बहुविखंडन में क्या होता है? 2 से अधिक जीवों का निर्माण होना। ठीक, समझ में आया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुनर्जनन क्या होता है? पुनर्जनन का मतलब पुनर्जन्म नहीं कि आप 40 साल बाद आएँ तो फिर आपका कोई दोस्त मिले। पुनर्जनन का मतलब होता है कि आपका कोई शरीर का भाग टूटा और उसका विकास हुआ या वो वृद्धि कर ले। जैसे नाम से देखिए, पुनः मतलब दोबारा, उद्भवन मतलब उद्भव होना यानी विकास होना या बढ़ना। ठीक, अब देखिए कायिक, आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है कायिक। कायिक का मतलब क्या होता है? कायिक मतलब होता है कि आपके ही शरीर का कोई भाग, ठीक, आपके ही शरीर का कोई भाग यूज़ करके हम एक नए जीव का निर्माण कर लें। ठीक, जैसे यहाँ का जो कोई भी शरीर होगा वो टूटकर एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया ठीक कुछ इस प्रकार दिखता है। उसमें क्या होता है? वो इसके 2 भाग में बढ़ जाता है इसका शरीर, तो क्या होगा? ऊपर एक प्लेनेरिया का निर्माण होगा, फिर नीचे एक प्लेनेरिया का निर्माण, मतलब जितने भी भाग में टूटेगा उतने ही प्लेनेरिया का निर्माण होगा। तो यहाँ पे कुल कितने प्लेनेरिया का निर्माण होगा? यहाँ कुल 3 प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। ठीक, इसे हम कहते हैं पुनरुद्भव। ठीक, लेकिन हमारे में पॉसिबल नहीं होता है या आपके में पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर के अगर हाथ काट के निकाल दिया जाए तो आप 3 खड़े हो जाएंगे, नहीं ना। ये पॉसिबल होता है सिर्फ और किस में? एकल जीव में, यानी जो ऐसे जीव जो कैसे बने होंगे? एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मुकुलन क्या होता है। ठीक, मुकुलन का मतलब होता है कली का निकलना। जैसे आपने हाइड्रा का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर नागफनी का एग्जाम्पल है। नागफनी में क्या होता है? नागफनी में आपने कुछ इस प्रकार के बाहर की संरचना देखी है ना, इसे कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल कह लीजिए, या फिर इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बड कहते हैं। ठीक, अब यही जो बड होता है यानी मुकुल होता है, जब यही वृद्धि करके बड़ा हो जाता है तब हम इसे कहते हैं मुकुलन। यानी मुकुल का बाहर निकलना और उसका पूरा वृद्धि करना, विकास करना, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया कहलाता है मुकुलन। ठीक, तो वही लिखा है कि मुकुल द्वारा नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। ठीक, यह किस में होता है? तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, यह होता है हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा में। ठीक, अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की। फिर वही बात, कायिक, ठीक, यानी बीज के अलावा और भी जिस भाग से पेड़ पौधों का निर्माण हो सकता है उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, नए पौधों का निर्माण करना है उसके कायिक भाग से। ठीक, माने कोई भी भाग ले लीजिए, तना ले लीजिए, जड़ ले लीजिए, पत्ती ले लीजिए, इन सब का उपयोग करके आप एक नए पेड़ का निर्माण कर लेंगे। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कायिक प्रवर्धन। ठीक, जैसे जड़, तना, पत्तियाँ। ठीक, अगर आप जड़ का एग्जाम्पल लेंगे तो शकरकंद हो जाता है, तना हो गया तो आलू और अदरक हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कायिक जनन की। ठीक, कायिक जनन क्या होता है? तो हमने अभी बोला कि बीज का उपयोग ना करके आप पौधे के किसी भी भाग का उपयोग करके उससे नए पौधों को बनाना। ठीक, तो यानी बीज रहित पौधों में जनन की क्रिया, यानी जिनमें बीज नहीं पाया जाता है उन पौधों में हम उनके प्रक्रियाओं में कैसे कैसे जनन करा के नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। पहला है कलम लगाना। इसको हम लोग कटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जैसे गुलाब का पेड़ हो गया, उसकी टहनी को आप काट लीजिए, ठीक, क्रॉस कट कर लीजिए और इसको मिट्टी में लगा दीजिए। ठीक, भूमि में इसको लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? इसे कहते हैं कलम लगाना। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका गुड़हल, ठीक, एग्जाम्पल हो गया आपका गुलाब, एग्जाम्पल हो गया आपका कैक्टस। ठीक, ये सब एग्जाम्पल हैं कलम लगाने का। समझ में आया कि पौधे की आपको टहनियों को काटना है और उसको ज़मीन में गाड़ देना है। ठीक, भूमि में रोपित कर देना है, ये कहलाता है कलम लगाना। अब बात करते हैं दाब लगाना क्या होता है। दाब लगाना होता है कि मान ली आपने पौधे की किसी टहनी को पकड़ा और उसे ज़मीन में दबा दिया। तो देखिए नाम क्या है? दाब लगाना। यानी आपने पौधे की टहनियों को दाब लगाकर उसे क्या किया? ज़मीन के अंदर डाल दिया है, तो इसे कहते हैं दाब लगाना। इनसे भी क्या होता है? नए पौधों को, जब ये एक जड़ की तरह कार्य करता है और इसमें क्या होते हैं? नए पौधों का निर्माण होता है। ठीक, इनकी वृद्धि होती है। अब बात आती है कि हमको इन सबसे लाभ क्या है? कायिक जनन से हमको क्या लाभ होते हैं, क्यों करते हैं हम लोग? तो बात आती है कि अब जिनमें बीज नहीं पाया जाता है, तो अगर कायिक जनन से हमको उन्हीं पौधों की प्रजातियाँ आगे बढ़ाने को मिल रही हैं तो फ़ायदे की बात है ना। ठीक, तो जो बीज, जिनमें बीज के द्वारा नए पौधों का निर्माण नहीं होता है, हम उनके कायिक भागों का उपयोग करके नए पौधों को उगा लेते हैं। ठीक, दूसरा बात है कि कम समय में इन चीज़ों का क्या होता है? कम समय में हम नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तीसरी बात है कि इनके जो भी पेड़ होते हैं या नए पौधे जो जन्म लेते हैं, उगते हैं, वो क्या होते हैं? सेम एज इट इज़ होते हैं अपने पेरेंट ट्री की तरह। ठीक, अपने माँ बाप की तरह सेम होते हैं। इसके बाद इनकी जातियों को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल
आप लोग को हम पौधे और उसके सभी अन्य भागों को पढ़ाएंगे। पौधों में जनन की क्रिया हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब।